Hello student, welcome all of you in our educational channel Educator of Delhi. My name is Mukesh Kirar. Recently I have covered the lectures of the BA LLB second semester. तो BA LLB सेकंड सेमेस्टर को आज हम लोग कवर कर रहे हैं। इसी की सीरीज़ के अंदर जो मैं इकोनॉमिक्स का आपका कमेंट सेक्शन में काफ़ी बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि जो इकोनॉमिक्स है इकोनॉमिक्स 2 सेकंड सेमेस्टर की उसका फर्स्ट यूनिट का लेक्चर मैं डाल चुका हूँ, वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता चुका हूँ आपको। तो सर यूनिट 2 के क्वेश्चन कवर कीजिए। तो आज हम जो है यूनिट 2 को कवर करने जा रहे हैं। तो यूनिट 2 जो है हमारी इकोनॉमिक्स 2 की, उसके अंदर जो यूनिट 2 है उसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में कवर किया हुआ है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के फ़ीचर्स क्या क्या हैं, इसकी प्रॉब्लम क्या है इंडियन एग्रीकल्चर की, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया क्या है, कैसे हुए, क्या क्या किया गया लैंड रिफॉर्म के अंदर, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग क्या है, ये कैसे की गई, इट्स इम्पैक्ट ऑन द पॉवर्टी एलिवेशन इन इंडिया, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में या गरीबी को दूर करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स ने किस तरह से हेल्प की, कंसोलिडेशन से किस तरह से मदद मिली, ये सब जो है आपका यूनिट 2 का सिलेबस है जो यूनिट 2 के अंदर कवर है BA LLB सेकंड सेमेस्टर के CCS यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आगे हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे पहले भी मैं हर यूनिट के साथ उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देता हूं, तो इस यूनिट के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेके आया हूँ इकोनॉमिक 2 के। इसमें इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने चेंज ये किया है कि मैंने जो क्वेश्चन है इस बार हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कवर किए हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो है मुझे रेगुलर कह रहे थे कि सर हिंदी मीडियम की वीडियो बनाइए, हिंदी मीडियम में वीडियो बनाइए, हिंदी में नोट्स दीजिए। तो हिंदी में नोट्स देना थोड़ा मेरे लिए इतना ईजी नहीं है, थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। फिर भी मैंने क्या इस बार कोशिश की है कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के क्वेश्चन दे दिए, और जो आगे के नोट्स हैं असाइनमेंट, अगर आप उसको गूगल पे जाके ट्रांसलेट करेंगे तो इजीली उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपके पास आ जाएगा और आप हिंदी में भी उस नोट्स को तैयार कर सकते हैं। तो जो पहला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्रॉब्लम फेस बाय द एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया में एग्रीकल्चर ने किस तरह की प्रॉब्लम फेस की हैं इसको बताइए। इसको हिंदी में अगर कहेंगे तो भारत में कृषि के प्रमुख समस्याओं का विवरण लिखिए। भारत में कृषि के सामने क्या क्या समस्याएं हैं वो आपको बतानी है। व्हाट डू यू मीन बाय द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग से आप क्या समझते हैं, कृषि विपणन से आपका क्या अभिप्राय है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पॉलिसी ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। लैंड रिफॉर्म पॉलिसी क्या है और इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया। भूमि सुधार और उसके क्रियान्वयन पर टिप्पणी लिखी, यानी कि भूमि सुधार किस तरह किया गया, उसको किस तरह से लागू किया गया। व्हाट कैन बी इंस्टीट्यूशनल कॉजेज एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया के लो प्रोडक्टिविटी के क्या कारण और ये क्यों, ये यहाँ पे बताना है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 है वो है हमारा इवेल्युएशन द रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन एलिवेटिंग पॉवर्टी एंड रिड्यूस इक्वालिटी। से पॉवर्टी को दूर किया है, किसने दूर किया है, लैंड रिफॉर्म्स ने। लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में दूर हुई है, ये आपको बताना है। असमानता कम करने के लिए, कम करने में भूमि सुधारों की भूमिका का मूल्यांकन, किस तरह से भूमि सुधार जो है उन्होंने इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है गरीबी को दूर करने में। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है। सजेक्ट मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग को आप किस तरह से सुधार सकते हैं, इस पर अपने सजेशन देने हैं आप। भारत में विपणन की क्या समस्याएं हैं, कृषि विपणन व्यवस्था के लिए उपाय सुझाइए, यानी कि कृषि विपणन व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म यानी कि भूमि सुधार के उद्देश्य क्या हैं। डिस्क्राइब द करंट सिनेरियो ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द रोल ऑफ द सिचुएशन, यानी कि आज की स्थिति में एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट की क्या सोच है। भारतीय कृषि के वर्तमान परिदृश्य का वर्णन कीजिए। भारत सरकार द्वारा स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म हो गए। टॉपिक जो हमारे 2 बने हैं इसके अंदर, एक है लैंड रिफॉर्म्स और दूसरा है मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो पहले लैंड रिफॉर्म्स को हम कवर कर लेते हैं। लैंड रिफॉर्म, रिफॉर्म्स इन द इंडियन एग्रीकल्चर। लैंड रिफॉर्म यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी कहते हैं इसको। एवोल्यूशंस ऑफ द इंटरमीडिएट्स, यानी कि बीच में जो दलाल होते थे किसानों के और सरकार के बीच दलाल थे, उन दलालों को ख़त्म कर दिया गया। रिमूवल ऑफ जमींदारी सिस्टम, जो जमींदारी सिस्टम था उस समय,
जो अंग्रेज़ों के ब्रिटिश के राज में जो ज़मींदारी सिस्टम था, ज़मींदारों की ये ड्यूटी होती थी कि किसानों से लगान वसूल के सरकार को जमा कराएं। तो ज़मींदारी सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, क्योंकि ज़मींदार जो थे वो काफ़ी शोषण कर रहे थे किसानों का, जिसकी वजह से किसानों की जो आर्थिक स्थिति गरीबी थी वो और बढ़ रही थी, उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ज़मींदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया। सेलिंग ऑफ द लैंड होल्डिंग, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लैंड होल्डिंग जो थी, यानी कि जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उनसे उसकी ज़मीन वापस ले ली, और उन्होंने क्या किया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया लैंड का। यानी कि जितने भी किसान थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, वो ज़मींदारों की ज़मीन पर जो खेती करते थे, तो ज़मींदारों से ज़मीन लेकर उन किसानों को दे दी जो लैंडलेस लेबर थे। इट रेफर टू फिक्सिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड दैट कैन होल्ड। एक आदमी कितना लैंड होल्ड कर सकता है, इसकी एक लिमिट फिक्स कर दी गई गवर्नमेंट की तरफ से। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, होल्डिंग को जो है कंसोलिडेट कर दिया, यानी कि जो खेत थे उसको छोटे छोटे क्षेत्रों में किसानों में बांट दिया। अगर वो अलग अलग खेती करेंगे तो उससे उपज जो है बहुत कम मात्रा में होगी, लेकिन अगर वही सारे किसान मिलकर ज़मीन को एक साल में खेती करेंगे, यानी कि एक बार में खेती करेंगे, तो फसल की उपजाऊ जो है वो ज़्यादा होगी, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि ज़मीन तो आपका टुकड़ा अलग अलग है सबका, लेकिन खेती आप एक ही बार करोगे। इससे क्या होगा, आपके एक्सपेंसेस कम होंगे। खेती करने में जो आप बीज डालोगे या जो आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल करोगे, उसमें आप काफ़ी पैसा आपका बचेगा और समय भी बचेगा और आपकी आमदनी बढ़ेगी। इसलिए कंसोलिडेशन खेती को गवर्नमेंट ने प्रमोट किया। ऑपरेटिव फार्मिंग, जैसे जॉइंट फार्मिंग कहते हैं, ये भी वही चीज़ है, यानी कि 2-3 किसान जिनकी ज़मीन जो नियर बाय है वो मिला के 5-6 एकड़ करके उसको कल्टीवेट करते हैं, इससे सभी का फ़ायदा होता है। जनरल रिफॉर्म्स, एक्सपेंशंस ऑफ इरिगेशन, यानी कि पहले क्या होता था, जब भी खेती करनी है तो उसके लिए हमें किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, बारिश के ऊपर। जब भी काले काले बादल आएंगे तभी बारिश होगी, तभी हम खेती कर पाएंगे। अगर बारिश नहीं होगी तो हमारा खेती करना पॉसिबल नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, खेती के ऊपर बारिश के ऊपर निर्भरता जो थी खेती की, उसको कम कर दिया आगे। और इसको कम करने का एक ही तरीका था, वो क्या था, इरिगेशन, यानी कि कुएँ, बावड़ी, जो नदियां हैं, इनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश की गवर्नमेंट ने, और इनके थ्रू अब इरिगेशन यानी कि सिंचाई का काम होने लगा। फैसिलिटी, इन 1951 70% ऑफ द लैंड वॉज अंडर परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, नाबार्ड हैज़ बीन सेटअप एज एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ द रूरल क्रेडिट इन 1982। तो दो काम किए गवर्नमेंट ने। पहले गवर्नमेंट ने ये काम किया कि 70% जो इरीगेशंस था वो गवर्नमेंट ने नेचुरल से हटा के मतलब नेचुरली था वो भी, लेकिन जैसे बारिश के ऊपर डिपेंड ना होकर वो कुएं से, नदी से और ट्यूबवेल से, इनसे पानी की सप्लाई खेतों में करना शुरू कर दिया। अब नाबार्ड जो था वो एक ग्रुप है जो क्रेडिट देता है किसानों को, उधार देता है, क्योंकि किसान जो होते हैं वो ज़मींदारों के चक्कर में फंस जाते हैं। और ज़मींदार क्या करते हैं, एक महीने का उनसे 10-10%, 4-4%, 5-5% का इंटरेस्ट पर उनको पैसा देते हैं। इससे किसान उनका पैसा चुका नहीं पाता और कर्जे में डूबता चला जाता है। तो किसान को इस कर्जे से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक नाबार्ड बनाई, NABARD। इस नाबार्ड का काम ये था किसानों को गवर्नमेंट के रेट पर इंटरेस्ट पर लोन देना, ताकि वो लोन लें, अपनी फसल करें, और जब फसल पैदा हो तो वो उस लोन को चुका दें। तो ये आई थी नाबार्ड की जो व्यवस्था है 1982 में आई थी। रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। गवर्नमेंट ने क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, जो थे उनको बढ़ाया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खोल दी गाँवों के अंदर, ताकि लोगों को जो है ईजिली फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। रेगुलेटेड मार्केट एंड द कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, गवर्नमेंट ने मार्केट्स को और कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी दोनों को डेवलप किया। मार्केट को अनाज है, किसानों की जो खेती है वो इजीली और अच्छे रेट पे बिक जाए, और डिमांड एंड सप्लाई। तो रेगुलेटेड मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करती है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज आर एस्टैब्लिश्ड टू इंक्रीज द बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या करती है, इस्टेब्लिश करती हैं किसकी पावर को, एग्रीकल्चर्स की पावर को, बार्गेनिंग फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर को ये डेवलप करती है। मीनिंग क्या होता है लैंड रिफॉर्म का, लैंड रिफॉर्म रेफर टू द रिफॉर्म्स रिलेटेड टू द लैंड ओनरशिप। लैंड रिफॉर्म एक ऐसा रिफॉर्म है लैंड होल्डिंग एंड लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशन, लैंड को होल्डिंग
होती है और टेनेंट और लैंडलॉर्ड का रिलेशनशिप स्थापित होता है। लैंड रिफॉर्म्स एम एट redistribution holding from viewpoint of the social justice and recognize optional holding from viewpoint of ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। यानी कि यहाँ पे क्या किया गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी लैंड है उसका पूर्ण उपयोग होना चाहिए, उसमें ज़रा सा भी हमारा वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ताकि कल्टीवेट अगर एक लैंड से 3000 एकड़ है तो 3000 एकड़ ही हो, कम ना हो। अब है इसके ऑब्जेक्टिव लैंड रिफॉर्म के। सोशल वेलफेयर पहला ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन गिव लैंड टू लैंडलॉर्ड्स दे थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन एबॉलिश जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूसिंग द टेनेंसी रिफॉर्म। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सोशल वेलफेयर के लोगों का जमींदारी सिस्टम और उसकी सारी प्रथा को ख़त्म कर दिया, ताकि अब लोगों को सोशली जो है वो आज़ादी से दस उधर टहल सके। इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी प्रोडक्टिविटी, यानी कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना है, यानी कि उत्पादन बढ़ाना है हमें। मोटिवेट फार्मर्स टू मेक द फार्मिंग एज अ कमर्शियल बिजनेस एंड नॉट अ सोर्स ऑफ सब्सटेंस। टेनेंट मस्ट गेट ऑक्यूपेंसी राइट। उन्होंने गवर्नमेंट के अंदर ये भाव जगा दिया, पब्लिक के अंदर ये भाव जगा दिया कि जो अनाज है उसको आप बेचने के, परिवार में खाने की जगह बेचना शुरू करो, ताकि आपकी अर्निंग जो है, आमदनी जो है वो बढ़ने लगे। इकोनॉमिक ग्रोथ, इट विल हैम्पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ टू। इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी एंड दस इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर बताया है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर आती है। जब इंडस्ट्री बढ़ती है तो एग्रीकल्चर की प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, और इसी को डिस्कस किया गया इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। नीड फॉर लैंड रिफॉर्म्स, इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइम suffered from a set of institutional constraint and thus contributing to backwardness of the agriculture. Presence of their mediatories. Jamidar also were supported to pay fixed sum of the government and Hudda behave like covers of soil. Frequently lay office of tenant, including the towards presents for their the military jamidars who were supposed to pay the fixed sum of government and thus behave like the owner of the soil। जमींदार जो थे वो गवर्नमेंट को एक फिक्स अमाउंट पे लगान देते थे, टैक्स देते थे, और इसके बदले में वो ज़मीन के मालिक बन बैठे थे। तो इसीलिए लैंड रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ताकि उनसे ज़मीन को ली जाए और ज़रूरतमंद किसानों तक ज़मीन को पहुंचाया जाए। फ्रीक्वेंटली ले ऑफ ऑफ द टेनेंट, जो टेनेंट थे, जो किसान थे, उनके मन में भी अधिक मेहनत करने का, अधिक खेती को उपजाने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता था, इसलिए वो भी ज़्यादा मेहनत नहीं करते थे और सिर्फ इसलिए खेती करते थे ताकि जो भी मजदूरी वो ले रहे हैं उसकी हाजिरी लगा सकते हैं। क्योंकि जब भी उनको ये लगता था कि अगर हम 1 लाख की फसल तैयार करेंगे तो भी 50% तो ज़मींदार ले जाएगा, 50% हमारे पास बचेगा। अगर हम 80,000 की फसल तैयार करते हैं तो भी 40,000 की जो फसल है वो ले ही जाएगा और हमारे पास 10% ही बचेगा। इसलिए किसानों के लिए लैंड रिफॉर्म का आना बहुत ज़रूरी था और बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सब डिवीज़न फ्रेगमेंटेशन ऑफ द होल्डिंग, कैरेस्टेज ऑफ लैंड एंड हाई कॉस्ट ऑफ क्रॉप मैनेजमेंट। तो सब डिवीज़न जो थी, फ्रेगमेंटेशन जो थी, उनको जो है बढ़ावा मिला, ज़मींदारी प्रथा कम हुई, किसानों को ज़मीन का मालिकाना हक मिला। अब किसान की मर्ज़ी थी, वो ज़मीन पर खेती करते थे और पूरा जब पैसा ज़मीन से आता था वो किसानों का हो जाता था। उसमें से कुछ भी टैक्स जो है, ये लगान जो है वो गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ता था, सिर्फ जो वो अनाज मार्केट में बेचते थे उसी पर टैक्स लगता था। फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म्स क्यों फेल हो गए? लैक ऑफ कमिटमेंट, यहाँ पे कमिटमेंट की कमी थी। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, जो राजनेता थे वो चाहते ही नहीं थे कि लैंड रिफॉर्म आए, और चाहते उन्होंने लैंड रिफॉर्म लागू तो किए लेकिन उनको ज़ोरदार इम्प्लीमेशन के लिए कभी ताकत ही नहीं लगाई। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लॉ फॉर्मुलेटिंग एंड लॉ एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, लॉ बनाने वाली एजेंसी और लॉ लागू करने वाली एजेंसी दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एब्सेंस अप टू डेट ऑफ रिकॉर्ड, डेट ऑफ रिकॉर्ड तक एब्सेंस होना चाहिए। डाइवर्जेंस ऑफ द लॉ इन द डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लॉ है, उसको फॉलो करना पड़ता है सारे किसानों को और ज़मींदारों को। लीडिंग टू कन्फ्यूज़न एंड द वीक मॉनिटरिंग, लैक ऑफ लेजिस्लेटिव
fortnight leading to delay in the enforcement of law, लीगल हर्डल्स इन द वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। कोई भी कानूनी अड़चन आ जाए या कोई भी किसी और तरह की परेशानी हो, सबसे निपटने का काम इसी डिपार्टमेंट का होता है, फेलियर ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स का। तो जिन भी बच्चों ने मेरे को पूरा समय देकर इस लेक्चर को सुना है इकोनॉमिक 2 के, जहाँ पे मैंने BA-LLB के सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है सिलेबस के अकॉर्डिंग, यूनिट 2 के अकॉर्डिंग, यूनिट 2 के जो भी टॉपिक्स हैं। तो फिर भी अगर आपको कुछ और चाहिए, कुछ और मटेरियल, वैसे इस चैप्टर का एक और मटेरियल मैं इकोनॉमिक 2 का आपको डालूंगा अभी थोड़े दिन में, लेकिन अगर आपको कुछ और मटेरियल पहले चाहिए और जल्दी चाहिए तो आप मुझे SMS के थ्रू बता सकते हैं, ताकि मैं उसकी प्रिपरेशन कर दूं। क्योंकि एक वीडियो जो है बनाने में बहुत मेहनत लगती है और काफ़ी समय इसमें खर्च होता है, जब जाके ये वीडियो तैयार होता है। तो जिन्होंने भी मेरी पूरी वीडियो देखी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक्स यू फ्रेंड, इतना समय देने के लिए। आपके मेरे लेक्चर कैसे लग रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि आपके शेयर से जो है ये लेक्चर जो है घर घर तक पहुंच सकता है और लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब तो कर दिया लेकिन बेल आइकॉन नहीं दबाया है, वो बेल आइकॉन को भी दबा लें, क्योंकि बेल आइकॉन दबाने से ही आपके जो मैसेजेस हैं वो मुझ तक पहुँच पाते हैं और मेरे मैसेजेस आप तक पहुँच पाते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, इतना समय देने के लिए। आगे हम इस तरह मिलते रहेंगे एजुकेटर ऑफ दिल्ली में, और मैं आगे का सिलेबस भी आपको धीरे धीरे कराता ही रहूँगा। थैंक यू।